हाय गाइस, वेलकम टू एस जे एलिमेंटल्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 3rd एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इट इज़ meant for all you students who are studying NCERT curriculum, CBSE curriculum, and it is also meant for anybody who is aspiring to prepare for any competition exams which require you to be familiar with NCERT syllabus up to class 10th or maybe class 12th. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक एग्जाम्पल के साथ. और जो हमारा एग्जाम्पल है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस. एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स होते हैं एंड द रूम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट वॉल्स. ठीक है, दीवारें होती हैं और दीवारों को बनाने के लिए फर्दर कुछ मटेरियल यूज़ हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, सीमेंट, मोर्टर एक्सेट्रा. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है, योर आंसर विल प्रोबेबली बी a brick or a mortar piece or a cement particle. But have you ever wondered कि क्या ये एक्चुअली सबसे छोटी यूनिट है उस मैटर की? ब्रिक से भी तो कुछ छोटा हो सकता है. सो केमिस्ट्री विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ब्रिक से छोटा और क्या हो सकता है. हम कैसे डिवाइड करते जाएंगे फर्दर मैटर को जो कि हमारे अराउंड है इनटू डिफरेंट पार्टिकल्स. आज हमें पता है दोस्तों कि मैटर इज़ फर्दर डिवाइडेड एंड फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. बट क्या है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स का क्या मतलब है? आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. फिर आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर. आपने ये भी पढ़ा था कि प्योर मिक्सचर और इम्प्योर मिक्सचर क्या होता है और आप उसको सेपरेट कैसे कैसे कर सकते हो. तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि मैटर को फर्दर डिवाइड कैसे किया जा सकता है, किस किस साइंटिस्ट ने हेल्प किया था ये डिस्कवर करने में दैट हाउ कैन वी डिवाइड मैटर इनटू फर्दर पार्टिकल्स. क्योंकि जो इंसान की नेचर है ना, ह्यूमन बीइंग की, दैट इज़ वेरी क्यूरियस. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को देख लो. सो वी आर क्लासिफाइड एज एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमारी जो बॉडी है इट इज़ फर्दर मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम. ये सारा आप बायोलॉजी में पढ़ते हो. अब ये जो सिस्टम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. यू नो दैट. फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर हार्ट आ जाएगा, ठीक है, ब्लड आ जाएगा. उसके बाद अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करोगे तो नोज़ आ जाएगा, विंड पाइप आ जाएगा, आपके लंग्स आ जाएंगे. तो इसी तरह डिफरेंट सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. फिर ऑर्गन्स के भी डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं. देन दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़. जैसे आपको पता है कि हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, उसके अंदर ब्लड भी होता है. तो ये सारे के सारे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो. टिश्यूज़ आर देन मेड अप ऑफ सेल्स and cell is the smallest structural and functional unit of life. That part you are going to study in biology and now we are studying about chemistry. तो आप सेल से भी फर्दर छोटी पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो. अ सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज. दीज सेल ऑर्गेनेलीज आर देन मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एटम्स. ये बात हमें आज पता है और आज हम कह सकते हैं कि इतना छोटे लेवल तक जाके डिवीजन होता है. इनफैक्ट आज तो हमें एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता है. एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो आप गोइंग फॉरवर्ड पढ़ोगे, इसी चैप्टर में समझोगे, ठीक है. बट स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी. हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट किया, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें यू विल गेट फेमिलियर विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. बट उससे पहले आपको थोड़ा सा उनका एफर्ट, उनकी थ्योरी और ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना भी होगा अबाउट पंच तत्व. हमारे जो एंशियंट सेजेस थे या जो फिलोसफर्स थे वो ये मानते थे कि अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली 5 एलिमेंट्स. ठीक है, 5 चीज़ों से मिलके बना है जिसको पंच तत्व कहा जाता था. एंड दैट इज़ फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ. आकाश, वायु, जल, पृथ्वी एंड अग्नि. ठीक है, ये पंच तत्व से ही सब कुछ बना है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. यहाँ से स्टार्ट हुई. तो जो हमारे एक इंडियन सेज थे महर्षि कन्नड़, ही सेड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर नोन एज अणु. एंड अणु से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं पॉसिबल विच आर कॉल्ड परमाणु.
ठीक है, दिस वॉज सेड बाय द इंडियन सेज महर्षि कनड एंड देन हिज काउंटर पार्ट ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस। उन्होंने बोला दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल केपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस इज एटम। उन्होंने जो अणु था उसको नाम दे दिया एटम। So now we are going to study about different chemical laws and theory governing the world of atoms and molecules. These laws have stood at the test of times and that is why we are going to study them now. So जो पहला law हम पढ़ने जा रहे हैं that is known as the law of conservation of mass and it was given by Anton von Lavoisier in the year 1774. ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया। तो ये बेसिकली है क्या, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्व रहना। कंजर्व मीन्स प्रोटेक्टेड रहना। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, हमारी सराउंडिंग में जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम ये याद रखेंगे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एज ऑफ नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन विच विल कम एट अ वेरी एडवांस स्टेज। अभी जो आप 9th 10th में अपने स्कूल लेवल में पढ़ने वाले हो दैट इज़ मोस्टली अराउंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब केमिकल रिएक्शन जब भी लिखते हैं तो कुछ चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, आपस में कुछ रिएक्शन करती हैं और कुछ नया बनता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म वाटर। सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सो जो रिएक्ट कर रहा है आपस में, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था दैट विल बी कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड जो नई चीज़ बनी है दैट विल बी कॉल्ड द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अब खीर बनती है तो खीर के अंदर अब दूध, चावल एंड शुगर ऐड करते हो, तो दूध, चावल एंड शुगर विल बी दी रिएक्टेंट्स एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है खीर दैट इज़ दी प्रोडक्ट। नहीं क्वांटिटीज़ में रिएक्टेंट्स को ऐड करोगे, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसका टोटल वेट भी उसके बराबर होगा। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास 9th आपको एक तो लॉ की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किसने वो लॉ दिया था एंड यू नीड टू नो सम एग्जाम्पल्स। सो लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स नाउ एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट वाटर। सपोज आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है एंड 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को हमें पता है कि वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो सपोज हम वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करने वाले हैं। सो 100 ग्राम ऑफ वाटर में से सपोज आपको बताया गया दैट 11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि वाटर विल बी योर रिएक्टेंट, उसका टोटल वेट कितना था 100, उसमें से हाइड्रोजन कितनी निकल गई 11, जो भी बचा हुआ अमाउंट हुआ वो ऑक्सीजन। नाउ गोइंग बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टोटल मिला के होगा वही मास वाटर का होगा। सो 100 ग्राम विल बी इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि 100 में से 11 ग्राम इज़ हाइड्रोजन, तो बचा हुआ ऑक्सीजन कितना हुआ, आप 100 में से 11 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 100 माइनस 11 विल बी इक्वल टू 89। सो 89 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी produced in this reaction, ठीक है। and left hand side will be equal to right hand side, which means left hand side पे क्या थे आपके reactants और right hand side पे क्या थे आपके products. so the mass of the reactants will be equal to the mass of the products, hence law of conservation of mass is obeyed. That is all the explanation you need to provide, ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है, सोचने की बात है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये फॉलो क्यों हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन विल बी अल्टीमेटली मेड अप ऑफ व्हाट, एटम्स, and atom is also neither created nor destroyed during a chemical reaction, सिर्फ rearrange होगा, ठीक है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखो, हमने जो डायग्राम लिया है इट इज़ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अ वाटर मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत कॉमन चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो, हम वाटर को बोलते हैं H2O बिकॉज देर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, H2O। तो हम लेते हैं कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं विच आर गेटिंग डीकम्पोज्ड, ठीक है, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो जब ब्रेक डाउन होंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनेगा। अब जितने
हाइड्रोजन के एटम थे उस वाटर मॉलिक्यूल में उतने ही बाहर निकलेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास वाटर का तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम थे और 1 ऑक्सीजन का एटम था, तो जब ये एक वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम बाहर निकलेगा। अगर आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए और 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो आप देखोगे कि अगर आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लेके चलोगे तो जब उनको डिकम्पोज करेंगे तो देयर विल बी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो द टोटल मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड will be equal to the total mass on the right hand side, यानी कि total mass of reactants will be equal to the total mass of products. Thus law of conservation of mass is obeyed. ठीक है, अब सिंपल है, एक बार और रिवाइज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दैट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन mass will neither be created nor destroyed, it will remain conserved, which means that the total mass of the reactants will be equal to the total mass of the products. सिंपल है, बहुत ईजी है। किसने दिया था? एंटोन वॉन लवॉइसियर इन 1774। अब मैं आपको वाटर का ही एग्जाम्पल एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अभी तो हमने वाटर को डिकम्पोज होते हुए देखा इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे वर्क करेगा। ठीक है, सो आपको पता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं कि हमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 ग्राम होता है एंड ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 ग्राम। तो अगर अब आपने 4 हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए तो कितना हो गया टोटल वेट? एक हाइड्रोजन के एटम का वजन 1 ग्राम, तो 4 का कितना हुआ? 4 ग्राम्स। और ऑक्सीजन का एक एटम का वेट इज 16 ग्राम, तो 2 का कितना हुआ? 32 ग्राम। तो टोटल मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम विच इज इक्वल टू 36 ग्राम। ठीक है, अब हमें पता है कि हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन होंगे एंड 2 ऑक्सीजन होंगे। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स का? 36 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास है इट इज़ इक्वल टू मास ऑन द राइट हैंड साइड। मास ऑफ द reactants is equal to the mass of the products. Therefore law of conservation of mass is again obeyed. कोई कन्फ्यूजन? कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ, आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन। नाउ आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज़ CaCO3। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे नहीं आपको सब समझाया जाएगा, सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझाया जाएगा, बिकॉज अभी ये इन स्कोप नहीं है। अभी आप एक लॉ समझ रहे हो, तो अभी के लिए आप याद कर लो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है, जो सिंबल है दैट इज़ CaCO3। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होगा तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नाउ इफ़ वी टेक 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसमें से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हैं एंड उसमें से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एक साइड में सबसे पहले आपके पास इनिशियली क्या था? आपके पास इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट था, उसका वेट क्या है? 100 ग्राम है। सो द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज 100 ग्राम। ठीक है, अब आपको अपनी प्रोडक्ट वाली साइड सोचनी है। प्रोडक्ट वाली साइड में आपके पास क्या क्या है? आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। सो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास है दैट इज़ 56 ग्राम। ठीक है, एंड वी डोंट नो द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट वी नो दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, विच मीन्स जो टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए वही टोटल राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का टोटल 100 है
राइट हैंड साइड पे आपके पास अभी टोटल 56 है और आपको बचा हुआ निकालना है, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 56 कितना आएगा, 44 ग्राम। ठीक है, सो जब डिकम्पोजिशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 100 ग्राम अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेके चलोगे तो आपके पास 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आएगा एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। सिंपल। अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे साथ में नोट्स बनाते जाओ। स्क्रीन पे भी मैंने आपके लिए कुछ नोट्स डाले हुए हैं, अगर आप वो भी नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करो, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। अब मैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दोनों आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है नाम से, आई नो इट्स अ बिट न्यू थिंग फॉर यू गाइज, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोग सीख जाओगे। ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। जिसको भी बोरिंग लगती है थोड़े से वीडियोस देखो, समझ में आने लगेंगी चीज़ें, अपने आप ईजी लगने लगेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम सोडियम सल्फेट के साथ। सो कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है दैट इज़ CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, CaCl2 रिएक्ट करने जा रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। हम वेइंग मशीन पे रिएक्शन करवाने से पहले इन दोनों को रख के देख लेंगे इनका वेट कितना आ रहा है। ठीक है, इसके जो वेट का सम आ रहा है वो है 300.23 ग्राम। ठीक है, अभी हमने रिएक्शन नहीं करवाया है, हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा हुआ है। दीज आर आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का वेट आपके पास आ गया। अब आप दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को रिएक्ट करने दो आपस में। जब रिएक्शन हो जाएगी तो कैल्शियम के पास जो क्लोराइड था वो जाके सोडियम से जुड़ जाएगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम के पास जो सल्फेट था वो आके कैल्शियम से जुड़ जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो जब हमने कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बने, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमने उसको रिएक्ट होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया था उसको फिर से वेइंग मशीन पे रखा। अभी भी जो वेट आ रहा है वो है 300.23 ग्राम। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है that during the chemical reaction mass was neither created nor destroyed. Why? Because mass of the reactant is equal to the mass of the product. Left hand side is equal to right hand side. Hence law of conservation of mass is verified. समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में, आई विल आंसर देम। और अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक NCERT क्वेश्चन, जल्दी से NCERT का क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या बताया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या क्या बन रहा है, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और आपको रिएक्टेंट्स का अलग अलग मास दे दिया गया है, प्रोडक्ट्स का अलग अलग मास दे दिया गया है और आपको बोल रहे हैं कि आप प्रूव करके दिखाओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बीइंग ओबेड। तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो मास बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनका जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में बनी है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास इक्वल होना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है। तो शुरू हो जाओ, अपना नोटबुक और पेन निकालो, फटाफट से लिखो क्या क्या है आपके पास रिएक्टेंट्स। मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड। आपके क्वेश्चन में दोनों का जो जो मास गिवन है वो लिख लो, 5.3 ग्राम एंड 6 ग्राम। इसका टोटल करो कितना आया, 11.3 ग्राम। अब प्रोडक्ट्स में लिखो आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या है, आपके पास सोडियम एसिटेट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। सोडियम एसिटेट का मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर 0.9 ग्राम। सो आप तीनों का टोटल करो क्या आएगा, 11.3 ग्राम। मास ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मास ऑफ द राइट हैंड साइड आ गया, mass of the reactants is equal to mass of the products आ गया, hence law of conservation of mass is obeyed, hence proved. Move on to the next.
नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है 8.4 grams ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टेड विद 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम bicarbonate is going to react with 20 gram of acetic acid and it gives 4.4 gram of carbon dioxide. What is the mass of the residue? जो बचा उसका वज़न कितना है. ठीक है, आपको क्लिक करना चाहिए जब भी आपसे पूछेगा कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इतना है एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट में आपको एक या दो प्रोडक्ट्स दे देंगे और बोलेंगे कि बाकी जो बचा हुआ रेसिड्यू है, रेसिड्यू मीन्स जो लेफ्ट ओवर है, जो बचा हुआ है उसका कितना मास है. तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कौन सा लॉ, हम कौन से लॉ की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा, mass will neither be created nor be destroyed, which means the mass of the reactant should be equal to the mass of the products. Hence आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा. अब सिंपली उसको सेंटेंस में दिया हुआ है, छोटे वर्ड्स में लिख लो. अपने रिएक्टेंट्स का नाम लिखो, क्या क्या चीज़ें रिएक्ट कर रही थी. सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था, किसके साथ कर रहा था, एसिटिक एसिड के साथ कर रहा था. तो पहले आप कीवर्ड्स लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए. गिव्स एरो का साइन डाल के अब प्रोडक्ट्स लिखो. प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड है और एक कुछ रेसिड्यू है जिसका नाम क्वेश्चन में नहीं बताया है. तो आपको भी उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट से अब रिएक्टेंट का मास लिखो, उसके नीचे कितना दिया हुआ है. 8.4 ग्राम प्लस 20 ग्राम कितना हो गया, 28.4 ग्राम. ठीक है, अब प्रोडक्ट्स पे आ जाओ. प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेसिड्यू है. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया हुआ है, 4.4 ग्राम, और रेसिड्यू का आपको निकालना है. तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना है, 28.4. राइट हैंड साइड पे आपके पास ऑलरेडी कितना है, 4.4, प्लस आप रेसिड्यू का वज़न जो है उसको x मान लो. रेसिड्यू का मास जो भी है वो x मान लिया. तो आप जैसे मैथ्स की नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड का टोटल 28.4 है माइनस 4.4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24. सिंपल. रेसिड्यू का मास आपके पास आ गया 24 ग्राम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, कुछ भी क्वेरीज हैं, आस्क मी. आई एम हैप्पी टू हेल्प, ऑलवेज देयर फॉर यू. फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, बाय.